हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, आज हम करने वाले हैं BHIC 131 बुक की तीसरी इकाई को। इसकी 2 इकाइयाँ ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी हैं। इस इकाई में हम जानेंगे भारतीय इतिहास की प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में, यानी कि उस समय में जो क्षेत्र था वो किस तरह का होता था, पर्यावरण किस तरह का था। प्रकृति की सभी विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि क्षेत्रीय, भू आकृति, इसके अलावा उस समय का पर्यावरण कैसा रहा होगा। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम इस इकाई में जानने वाले हैं। आइए सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम इस इकाई में क्या पढ़ने वाले हैं। बिना भूगोल के इतिहास अधूरा है, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र कैसा होता है, अगर हमें इतिहास का ये ना पता हो तो इतिहास अधूरा ही रहेगा। इसीलिए हम इस इकाई में पढ़ने वाले हैं इतिहास को मानव जाति के इतिहास से लेकर पर्यावरण के इतिहास तक, दोनों के रूप में ही देखा जाता है इतिहास को। इन दोनों को अलग अलग करना बहुत कठिन है। मानव होगा तो पर्यावरण भी जरूर होगा। तो हम जानेंगे पर्यावरण मानव संस्कृतियों के कार्मिक विकास में क्या भूमिका निभाते थे। मिट्टी, वर्षा, वनस्पति, जल, वायु और पर्यावरण, इनकी मानव के साथ कैसे रिलेशन थे, कैसी संस्कृति थी, मानव इनके साथ कैसा व्यवहार रखते थे। तो आइए इस इकाई की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, मानव प्राकृतिक भूगोल और इतिहास, यानी कि उस समय की क्षेत्रीय अवस्था कैसी थी, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। आइए जान लेते हैं। मिट्टी, स्थलाकृति, वर्षा और जलवायु की विविधता ने अलग अलग प्रकार के अनेक ऐसे क्षेत्र बनाए हुए थे, यानी कि कहीं मिट्टी, वर्षा, स्थलाकृति मतलब स्थल का आकार, जलवायु की विविधता, अलग अलग जलवायु हर क्षेत्र में, तो इनकी वजह से प्राकृतिक लक्षण और पहचानें भी अलग अलग हो जाती हैं किसी क्षेत्र की। प्राकृतिक क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र के अनुरूप होता है। इन विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्रों में सांस्कृतिक विकास की विभिन्न प्रकार रहा, यानी कि अगर इनका जलवायु, मिट्टी, स्थल ये सब अलग अलग रहे, इसके साथ ही यहाँ की सांस्कृतिक विकास भी इसी प्रकृति के अकॉर्डिंग हुआ, या फिर ये कह सकते हैं वो भी सभी क्षेत्रों का अलग अलग रहा। किसी क्षेत्र की भाषा, बोली, पोशाक, फसल, जनसंख्या, घनत्व, जाति, संरचना, ये सभी दृष्टियां भी, इन सभी दृष्टियों से भी ये क्षेत्र एक दूसरे से अलग थे, एक दूसरे से भिन्न थे। उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार जैसे क्षेत्रों में, यानी गंगा घाटी के उपजाऊ मैदानों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक था। पठार मध्य भारत की बनावटी काफी छितरी हुई थी। इसके अलावा इसी प्रकार मगध, कौशल, अवंती, महाराष्ट्र, आंध्र, कलिंग, चोल जैसे देशों में कुछ क्षेत्र प्रारंभ में विकसित क्षेत्रों के रूप में उभरे, जबकि अन्य क्षेत्र पिछड़ गए। इसीलिए भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्र को देखने का इतिहास भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास के विभिन्न प्रदेशों में असमान रही उद्भव की प्रक्रिया, यानी कि सबका उभरना असमान रूप से हुआ। कोई पहले उभरा, कोई बाद में उभरा। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रवृत्तियों से विकास हुआ। पर्यावरण अलग था, भौगोलिक क्षेत्र अलग था, आकृति अलग थी स्थल की, जलवायु अलग था। जैसे कि हमें गेहूं देखने मिल जाएगी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो कि मुख्य भोजन भी है लोगों का। जबकि हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की बात करें तो इन देशों में मुख्य भोजन अलग है। मुख्य भोजन के रूप में चावल लिया जाता है। तो इसी तरह भूमि के स्थल के आधार पर सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, खान पान का परिवर्तन होता है। विभिन्न फसलों के प्राकृतिक वास क्षेत्र विभिन्न होते हैं, यानी कि हर एक फसल को बड़ी होने के लिए, अपने आप का विकास करने के लिए एक प्राकृतिक
वास यानी एक प्राकृतिक पर्यावरण की ज़रूरत होती है। इसीलिए हर एक क्षेत्र में हर एक फसल नहीं उगाई जा सकती। गेहूं को जो पर्यावरण चाहिए, जैसी जलवायु चाहिए, उसका जलवायु और प्राकृतिक वास क्षेत्र अलग है। चावल का प्राकृतिक वास क्षेत्र अलग है। इसीलिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। वे फसलें विशेषकर प्राकृतिक परिस्थितियों में उगती हैं। उस समय के साथ फसलें उस स्थान पर विशेष लोगों की भोजन संबंधी आदतों को प्रभावित करती हैं। सिंचाई के स्रोतों के कारण भी ऐसा होता है, जिसमें नदियां, नहरें, प्राकृतिक तालाब, जलाशय सिंचाई के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम बात करें इन भिन्नताओं का अर्थ यह नहीं है कि पूर्वी और दक्षिणी प्रदेश में नदियों का महत्व नहीं रहा, बल्कि इस बात से हमें पता चलता है कि जल संसाधनों के तरीके सभी क्षेत्रों में अलग अलग है, सभी प्रदेशों में अलग अलग हैं। एक ही तरीका सभी नहीं अपनाते, विभिन्न सभी के संसाधन अलग अलग हैं, लेकिन सिंचाई का तरीका नदियों, नहरों, तालाबों और जलाशयों से ही है। तो वो लोग विभिन्न तरीके अपनाते हैं अपनी अपनी सिंचाई के लिए। हम नहीं कह सकते कि एक ही तरीके पर सभी निर्भर हैं। उस क्षेत्र के लिए कितना उपयोगी होगा कोई तरीका, इस बात पर निर्भर करता है कोई भी क्षेत्र विशेष के द्वारा अपनाया गया तरीका। भूगोल और पर्यावरण वस्त्र शैली में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, यानी कि पहनावा कैसा पहना जाता होगा, ये भी सभी क्षेत्रों में भूगोल और पर्यावरण के ऊपर डिपेंड करता है। आइए जान लेते हैं कैसे। जैसे कि कश्मीरी, राजस्थानी, तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, उनका ओढ़ने पहनने का तरीका अलग अलग है। विभिन्न प्रदेशों में वस्त्र शैलियाँ उन प्रदेशों की जलवायु और पर्यावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यानी कि कश्मीर साइड में अगर हम जाएं तो वहाँ ठंड ज़्यादा है, इसलिए वहाँ हमें मोटे कपड़े देखने को मिल जाएंगे। इसी वजह से उनके कपड़ों की बनावट भी हमें अलग दिखाई देगी। इसी तरह से अगर हम मध्यवर्ती क्षेत्रों में आए तो वहाँ एक बीच का, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ऐसा क्षेत्र देखने को मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग वहाँ थोड़े पतले से थोड़े ज़्यादा मोटे और मोटे से थोड़े कम मोटे, यानी कि ऊन के कपड़े इस्तेमाल नहीं होते हैं। सर्दियों में ही ऊन के इस्तेमाल होते हैं, गर्मियों में सूती या रेशम जैसे कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वहाँ की बनावट अलग है। इसी तरह अगर हम तटवर्ती क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर ठंड का प्रभाव इतना नहीं देखने को मिलता है, वहाँ गर्मी अधिक होती है। इसी वजह से वहाँ के लोग हमेशा पतले कपड़ों में दिखाई देंगे। गंगा के मैदानों में डेल्टा उन्नत सांस्कृतिक के जन्म स्थान रहे, जहां उनका युग तक पोषण भी हुआ। यानी कि गंगा मैदान वाले क्षेत्रों में अधिक पोषण होने के कारण अधिक संस्कृति उन्नत हुई। वहाँ पे मध्य भारत के पर्वतीय इलाकों में अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासी लोगों ने अच्छी बनावट रही। इसी तरह जहाँ नदियों के मैदान में भरपूर प्राकृतिक संपदा रही और मैदानी लोगों का एक अपना विशिष्ट जीवन रहा, वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में बसे लोगों का जीवन अन्य भू क्षेत्रों से ज़्यादा प्रगति से अप्रभावित रहा। यानी कि क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही प्रगति होती है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप की वस्त्र शैली से संबंधित या भोजन संबंधित आदतों या फिर संस्कृति से संबंधित विविधताओं के सह अस्तित्व को यहाँ के प्राकृतिक भूगोल के संदर्भ में ही ठीक से समझा जा सकता है। यानी कि हम नेचुरली देखते हैं हर प्रदेश के अपनी एक अलग पोशाक होती है, अलग पहनावा होता है, अलग संस्कृति होती है, तो वो भौगोलिक क्षेत्र के कारण होती है। इसी तरह हम बात करें, समूचा भारतीय उपमहाद्वीप कभी भी एक राजनीतिक इकाई नहीं रहा, यानी कि उपमहाद्वीपों को राजनीतिक दृष्टि से कभी भी नहीं देखा गया। यह बात मौर्य साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य के साथ ब्रिटिश भारत पर भी समान रूप से लागू होती है। यानी कि जैसे कि भारतीय सभ्यता में, भारतीय इतिहास में अलग अलग राजवंश भारत पर राज करने आते रहे। मुगल आए,
ब्रिटिश आए, मौर्य आए, मगध साम्राज्य आया। इसी तरह उन सब में उपमहाद्वीप हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। उपमहाद्वीप पर किसी का भी राजवंश नहीं था, यानी कि राजनीतिक इकाई से उपमहाद्वीप भारतीय सभ्यता में, भारतीय इतिहास में नहीं आते हैं। साथ ही यहाँ यह बताना आवश्यक है कि हालांकि भौगोलिक संरचनागत क्षेत्रीय विविधताओं ने हमारे इतिहास में अखिल भारतीय राज्यों के विकास में बाधा पैदा कर दी है, फिर भी इन विविधताओं के चलते किसी भी काल में विभिन्न राष्ट्रीयताओं को जन्म नहीं दिया, फिर भी एक ही राष्ट्र में बंधा हुआ है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पर्यावरण के अकॉर्डिंग मानवीय बस्तियां, यानी कि मानव की बस्तियां का भौगोलिक पर्यावरण प्राकृतिक भूगोल से क्या रिलेशन है, कैसे प्रभावित करती हैं मानव बस्तियों को। बनावट की शैलियों का परस्पर संबंध एक और ऐसा महत्वपूर्ण विषय है प्राकृतिक भूगोल में, जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पे घर अलग तरीके से बनाए होंगे, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर घर खुले हवादार बनाए गए होंगे, जहाँ पर बर्फ ज़्यादा गिरती है वहाँ पर बंद गर्म कमरे बनाए गए होंगे। तो ऐसे घरों की कलाकृति, मानव बस्तियों की कलाकृति भौगोलिक परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। कुछ विद्वानों का तर्क ये भी है कि प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। साथ ही शुष्क जलवायु पैदा होने से लोगों की जीवन निर्वाह का आधार भी खतरे में पड़ गया है, यानी कि लोगों ने अपनी मानवीय बस्तियां बनाने के लिए पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचा है, जो कि आज के युग में एक बहुत ही बड़ी समस्या बना हुआ है। दूसरी ओर मगध साम्राज्य की सफलता इस साम्राज्य द्वारा स्थापित किए गए राजनीतिक प्रभुत्व हमें आश्चर्य में डाल देता है। इसका कारण है अत्यधिक उपजाऊ जमीन, पर्याप्त वर्षा, उससे होने वाली धान, वार्षिक अच्छी फसल, लोहे की खानें, छोटा नागपुर पठार के पत्थर, लकड़ी के स्रोतों का निकट होना, नदियों द्वारा पर्याप्त संचार और व्यापार की सुविधा उपलब्ध होना, मानव बस्तियों की निकटता और निरंतरता, जो बहुत कुछ इन प्राकृतिक सुविधाओं के कारण संभव हुई। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व की ओर इशारा करती है, और जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा प्राकृतिक दोहन होता जाएगा। और इन्हीं सभी परिस्थितियों के चलते मगध साम्राज्य की स्थापना हुई, मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ, यानी कि प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है वो डिपेंड करता है मानव बस्तियों के विकास पर, मानव बस्तियों के स्थापना को लेकर, मानव बस्तियों के स्थिरता से बने रहने की ओर। तो मगध साम्राज्य के पास ये सभी कंडीशंस थी जिनकी मदद से इतना बड़ा मगध साम्राज्य स्थापित होने में इन तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसकी वजह से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो सका। संयुक्त रूप से इन तथ्यों ने आसानी से दूसरे अन्य महाजनों को मगध में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उत्तरी मैदानों की सीमा तक विस्तार कर दिया था मगध साम्राज्य का। इसके बारे में हम आने वाली इकाइयों में डिटेल से समझेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही समझना है कि प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र मानव बस्तियों को बसने में, स्थापित होने में, बने रहने में और विस्तृत होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सभी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं तो एक शक्तिशाली साम्राज्य हम बना सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमें मगध साम्राज्य के रूप में देखने को मिलता है, जहाँ पे भूमि, वर्षा, वनस्पति, संचार सुविधाएं और अन्य प्राकृतिक संसाधन आसानी से उपलब्ध हो गए थे, जिस वजह से मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनने के लिए मदद मिली।
मगध के राजनीतिक प्रभुत्व की अगर हम बात करें तो राजधानी पाटलिपुत्र उत्तरी भारत की राजधानी बनी। साम्राज्यवादी राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र का महत्व कई शताब्दियों तक बना रहा। पाटलिपुत्र के उत्थान और पतन के अनेक कारण, भौगोलिक कारण गिनाए गए हैं। पाटलिपुत्र के इतिहास में प्रारंभिक दिनों में गंगा, सोन, गंडक जैसी नदियां उसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। साथ ही व्यापार परिवहन की सुविधा भी आसान रहती थी। लेकिन प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा सीई में मध्य तक लगातार बाढ़ों के कारण इन नदियों का महत्व कम हो गया। उत्तर गुप्त काल में व्यापार की क्षति हुई, नगरों का पतन हो गया। यानी कि प्राकृतिक संसाधन अगर प्रचुर मात्रा में हमें उपलब्ध है तो वो हमारे विस्तार का कारण बन सकती हैं, लेकिन अगर वही प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं या फिर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं तो वो हमारे साम्राज्य या फिर मानव बस्तियों के साम्राज्य को नष्ट कर सकती हैं, उनका पतन कर सकती हैं। भौगोलिक नियतत्ववाद के विरुद्ध तर्क, यानी कि ये तो थे जो अब तक पढ़ा हमने, उसके पक्ष में अभी आएंगे उसके विरुद्ध। प्राकृतिक विशेषताओं और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के बीच विकास के बीच अंतर संबंध को देखना और समझना एक बात है, परंतु इतिहास में भौगोलिक नियतत्ववाद के अर्थ में देखना एक पूरी तरह से भिन्न बात है। यानी कि जितनी अभी तक हमने बात की भौगोलिक पर्यावरण क्षेत्र के बारे में वो सब एक अलग बात है, और जो अब हम पढ़ने वाले हैं ये एक अलग बात है। दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से अलग अलग हैं। भौगोलिक तथ्यों की जानकारी से सांस्कृतिक विकास को ठीक प्रकार से समझने में मदद मिलती है। इससे विभिन्न प्रदेशों में विकास के अलग अलग तरीके और शैलियाँ समझने में सहायता होती हैं। फिर भी भूगोल और पर्यावरण को एकमात्र या प्रमुख नियामक कारक के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अंततः प्राकृतिक क्षेत्र मात्र संभावना वाले क्षेत्र होते हैं। उन संभावनाओं को मनुष्य अपनी तत्कालीन तकनीक उपलब्ध के आधार पर कार्यान्वित करता है। यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक विकास का मार्ग तय करता है, जबकि मनुष्य विकास की अवस्था और गति तय करता है। यानी कि प्रकृति को सिर्फ एक संसाधन बताया है, ना कि मानव बस्तियों का रचयिता, ना कि उनकी सुस्थिर पर्यावरण से संबंध ही सुस्थिर है, ऐसा नहीं है। न तो प्रकृति का प्रभाव स्थायी होता है, न ही मनुष्य और पर्यावरण के संबंध सुस्थिर होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक भूगोल क्षेत्र कभी भी स्थिर नहीं रहता, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। इसी वजह से मनुष्य और पर्यावरण के बीच के संबंध भी कभी स्थिर नहीं होंगे, क्योंकि जिस समय हमारे पास प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, तब हम प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उठा सकते हैं, उनकी सुविधाएं उठा सकते हैं। लेकिन जब वो कम या ज़्यादा होते हैं तो वो हमारा ही पतन कर देते हैं। तो ये किसान मंगोलिय उत्तरी, अगर हम बात करें कुछ किसानों की जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों में रहते हैं, तो ये किसान गंगोई उत्तर भारत में समृद्ध जलोढ़ मैदानों पर लोहे के आगमन के साथ ही पहुंच सके, और तभी वे घनी वनस्पति और भारी तथा उपज मिट्टी वाले भूमि का दोहन कर सके। अगर हम भू आकृति की बात करें, यानी कि भूमि के आकार की बात करें भारतीय उपमहाद्वीप पर, तो प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर हम इसकी चर्चा 3 भागों में बांटकर कर सकते हैं, जैसे कि हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, सिंधु गंगा के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत। इसमें तीनों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें
तो ये पर्वत श्रृंखलाओं, हिमालय के ऊपर पर्वत श्रृंखलाओं वाली भूमि है जो कि ऊंचाई वाली श्रृंखला को दिखाती है। मिट्टी नियंत्रण बहकर भारी मात्रा में इन मैदानों में आ जाती है, नीचे मैदानों में आ जाती है, जो कि बहुत उपजाऊ होती है। हिमालय की बर्फ पिघलने के साथ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र 3 बड़ी नदियों में निरंतर जल प्रवाह बना रहता है। उत्तर भारत का कछारी मैदान लगभग 3200 किलोमीटर तक एक धनुष के आकार में सिंधु के मुहाने से लेकर गंगा के मुहाने तक फैला हुआ है, जिस मैदान में पर्वतों से मिट्टी बहकर पानी के साथ नीचे आती रहती है और 322 किलोमीटर चौड़ी वाला यह मैदान तमाम संभावनाओं से भरा है। सिंधु के मैदानों में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था, जबकि गंगा के मैदानों में नगर जीवन, राज्य, समाज और साम्राज्य संबंधी ढांचे का पोषण और विकास हुआ था। उत्तरी मैदानों में सबसे ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं। प्रायद्वीप भारत की अगर हम बात करें तो ये विशाल मध्यवर्ती क्षेत्र, जिसे किसी बेहतर शब्दावली के अभाव में मध्य भारत कहा जाता है, यानी कि मध्यवर्ती क्षेत्र गुजरात से लेकर उड़ीसा तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहां पर राजस्थान की अरावली पहाड़ियां सिंधु के मैदान को प्रायद्वीप से अलग कर देती हैं। यानी कि बीच में अरावली की पहाड़ियां जहां पे आ जाती हैं, उससे आगे का क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र है, जहां से प्रायद्वीप का क्षेत्र वो कहलाया जाता है, जिस क्षेत्र में विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला का छोटा नागपुर पठार है, जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र को मध्यवर्ती क्षेत्र यानी मध्य भारत को उप प्रदेशों में बांटा गया है। उदयपुर, जयपुर के बीच राजपूतों की भूमि, उज्जैन के आसपास मालवा का पठार प्राचीन नाम अवंती के नाम से प्रसिद्ध है। अवंती महाजनपद, विदर्भ या नागपुर के आसपास उप क्षेत्र और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, जो प्राचीन काल में दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था। तो इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। यह एक प्राचीन भूभाग है। यह भूभाग पठारी है, जहाँ पे चट्टानों की संरचनाएं बनी हुई हैं। झुकाव पश्चिम से पूर्व की ओर है। इन चट्टानों का झुकाव पश्चिम से पूर्व की ओर है। इनमें 4 प्रमुख नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं चारों, जिनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन नदियों के कारण इस पठार में जलोढ़ बने। इन कारणों से नदियों के डेल्टे में मूल आवास क्षेत्रों का विकास हुआ। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इस लेसन के, जो हमने कर लिए हैं इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा क्षेत्रीय प्राकृतिक विशेषताएं जान लेते हैं हम, जिसमें हम कुछ ऐतिहासिक दृष्टिकोणों से प्राकृतिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में। हिमालय और पश्चिमी सीमाओं के प्रदेश की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिमालय में 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, मध्यवर्ती हिमालय। इसमें हर भाग की अपनी विशेषताएं हैं, इसीलिए इनको अलग अलग बांटा गया है। पूर्वी हिमालय में पर्वत श्रृंखला ब्रह्मपुत्र के पूर्व में और उत्तर दक्षिण दिशा में असम से लेकर दक्षिणी चीन तक फैली हुई है। पूर्वी हिमालय पर्वतमाला के बीच से गुजरने वाला मार्ग दुर्गम है, यानी कि मुश्किल मार्ग है। दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन सांस्कृतिक प्रभावों का आना नहीं रुका। मध्यवर्ती हिमालय पर्वत श्रृंखला बीच का भाग है, जो वो भूटान से लेकर चित्राला तक फैला हुआ है। तिब्बत के विशाल पठार की सीमा पर स्थित है।
भारत और तिब्बत के बीच व्यापार तथा अन्य प्रकार के संबंध इस सीमा प्रदेश के माध्यम से बने हुए हैं। इसके अलावा संकरी हिंदकुश पर्वत श्रृंखला हिमालय के दक्षिण पश्चिम की ओर प्राचीन गांधार को घेरती हुई अफगानिस्तान में दूर तक फैली हुई है। भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से पश्चिमी अफगानिस्तान का गहरा संबंध पूर्वी ईरान से रहा है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी अफगानिस्तान सांस्कृतिक रूप से नवपाषाण काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप के निकट रहा है। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक बाह्य केंद्र था अफगानिस्तान का ये भाग, जिसमें काबुल और कांधार जैसे प्राचीन नगर ईरान और भारत के बीच व्यापार का मार्ग स्थित हुआ करते थे। बलूचिस्तान की ओर चलते हुए दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान में रेगिस्तान हालात काफी परख रूप में सामने आते हैं। रेगिस्तानी एरिया हमें देखने को मिल जाएगा। इस क्षेत्र में नवपाषाण काल से ही पशुचारण को जीवन के लिए एक लाभदायक अनुकूल नीति के रूप में अपनाया जाता है, यानी कि पशुचारण किया जाता है। इस क्षेत्र में पशुओं को चराया जाता है। बलूचिस्तान का तटवर्तीय क्षेत्र, जो कि मकरान कहा जाता है, मानव बस्तियों के लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं रहा। भारत अभियान से वापस लौटे उदाहरण के लिए भारत अभियान से वापस लौटे सिकंदर अपनी सेना के एक भाग को मकरान तट से होकर ले गए, तो उसे भोजन और पानी की कमी के कारण भारी जनहानि उठानी पड़ी। यह प्रदेश एक प्रकार का केंद्रीय स्थल रहा, क्योंकि यहाँ से एक ओर तो मध्य एशिया और दूसरी ओर चीन के रास्ते निकलते हैं, तो दूसरी ओर ईरान सुदूर पश्चिमी की ओर रास्ता निकलता है। वे सभी प्रमुख मार्ग हैं जो अफगानिस्तान होकर भारत के मैदानों को ईरान और मध्य एशिया से जोड़ते हैं। ये थी कुछ पहाड़ी क्षेत्रों की सीमावर्ती क्षेत्र जो कि दूसरे देशों से भारत को जोड़ते हैं। सिंधु का मैदान की अगर हम बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है, पंजाब और सिंध। पंजाब शब्द का अर्थ है 5 नदियों की भूमि। इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजित है पंजाब। विस्तृत जलाढ़ मैदान के बीच से बहने वाली सिंधु नदी के 5 सहायक नदियां थी, तो उन्हीं 5 नदियों के समूह वाली भूमि को पंजाब कहा गया। इस मैदान का पूर्वी भाग गंगा की घाटी से जा मिलता है। तो फिर विभिन्न संस्कृतियां हमें इसमें देखने को मिल जाएंगी। समृद्ध सादा ही हमलावरों को आकर्षित करता है। इसकी स्थिति ही हमलावरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सिंधु घाटी का निचला क्षेत्र और डेल्टा मिल पर सिंध प्रदेश का निर्माण करता है। यह प्रदेश उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान पहाड़ियों और दक्षिण पूर्व में थार के रेगिस्तान से घिरा हुआ है। इस प्रदेश में गुजरात के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे। वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ जलोढ़ भूमि बहुत उपजाऊ है। सिंध प्रदेश सिंधु नदी का प्रदेश है, जहाँ बड़ी मात्रा में चावल और गेहूं उत्पन्न होता है। पहले कहा जा चुका है कि सिंधु मैदान में 3री से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय संस्कृति पनपी। इनके 2 मुख्य नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पंजाब और सिंध के क्षेत्रों में स्थित हैं। गंगोत्री उत्तरी भारतीय क्षेत्र की विशेषताओं की अगर बात करें तो इस मैदानी क्षेत्र को 3 भागों में 3 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। विशेषताओं के लिए ऊपरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ऊपरी क्षेत्र पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, जहाँ पे मैदानी इलाका है अधिकतर, और यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति इस क्षेत्र तक फैली हुई थी।
राजनीतिक दृष्टि से गुप्त काल में 5वीं शताब्दी ईस्वी तक महत्वपूर्ण बना रहा था। ये क्षेत्र गंगोई मैदान का मध्य पूर्वी क्षेत्र था, जो वो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक फैला हुआ था। और अगर हम बात करें निचले क्षेत्र की, तो निचला क्षेत्र गुप्त साम्राज्य तक महत्वपूर्ण बना रहा। गंगा के मैदान का ऊपरी और मध्यवर्ती क्षेत्र भौगोलिक रूप से उत्तर के हिमालय पर्वत श्रृंखला और दक्षिण के मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला के बीच का स्थान है, बीच का क्षेत्र है। गंगा के मैदानों का निचला क्षेत्र बंगाल के प्रांत तक फैला हुआ है। इन सभी क्षेत्रों में बस्तियों की बनावट में काफी बाधा आई थी। घने जंगल और दलदल था। यहाँ पर भारी वर्षा होने के कारण दलदल हो जाता था, घने जंगल हो जाते थे। इन्हीं कारणों से बहुत सारी बाधाएं आई मानवीय बस्तियां बनाने के लिए, लेकिन मिट्टी काफी उपजाऊ थी, तो जलोढ़ भूमि की वजह से यहाँ पर फसलों की अच्छी उपज हो जाती थी। लोहो तकनीक पर नियंत्रण और उसका अच्छी मात्रा में उपयोग करना यहीं पर आरंभ हुआ था। इसकी बनावट की बात करें, घनी बस्तियों वाला क्षेत्र बना, जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र भी यही बना। यहाँ पर बस्तियां बनाना कठिन था, लेकिन यहाँ पर ही सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र बनाने में भारतीय सभ्यता के लोग सफल रहे, और ये भारतीय क्षेत्र में सभ्यता का मुख्य केंद्र बना। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक इस क्षेत्र की स्थिति बनी हुई है। 600 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई में फैली हुई है। इसकी सीमाएं बंगाल के मैदानों से लगी हुई ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित दूर तक फैली असम की घाटी भी इसी क्षेत्र में आती है। पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत की अगर हम बात करें, तो इन क्षेत्रों में पठारीय क्षेत्र कहा जाता है। एक पर्वतीय प्रदेश है, यानी कि छोटी छोटी चट्टानें बनी हुई हैं। लेकिन इस भूआकृति क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला मेरू प्रदेश राजस्थान को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में राजस्थान का दक्षिणी पूर्व भाग मालवा उप क्षेत्र का एक अंग है। इस प्रदेश की मिट्टी उपजाऊ है, इसलिए यहाँ सिंचाई के अभाव के बावजूद अच्छी फसल हो जाती है। इस प्रदेश में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां काफी संख्या में फैली हुई थी। इसकी भौगोलिक अवस्था को देखते हुए प्रतीत होता है कि यह प्रदेश हड़प्पा कालीन समुदाय और मध्य भारत तथा उत्तरी दक्कन के दूसरे ताम्रपाषाण युगीन समुदायों के बीच सेतु के रूप में रहा होगा। यहाँ अच्छी वर्षा होती है और धान उगाया जाता है। इस प्रदेश के पूर्व में ऊपरी महानदी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का मैदान एक छोटा उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पे उत्तरी मैदान की संस्कृति का विस्तार हुआ था। इस क्षेत्र में भौगोलिक निकटता के कारण सांस्कृतिक और राजनीतिक आदान प्रदान होता रहा है। गुजरात मध्य भारत क्षेत्र के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। यहाँ प्रदेश 3 प्राकृतिक भागों में बटा हुआ है: सौराष्ट्र, अनंत, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी गुजरात, लता। अगर हम सौराष्ट्र की बात करें, तो सौराष्ट्र को ही हम गुजरात मानते हैं, लेकिन ये गुजरात का एक पार्ट है। अनवरत की विशेषता यह है कि अनवरत भी सौराष्ट्र की तरह गुजरात का ही एक हिस्सा है। ये बहुत ही शुष्क वायु वाला प्रदेश है। अर्ध शुष्क वायु प्रवाहित मिट्टी है यहाँ पर। लता में पश्चिमी तट पर उपजाऊ क्षेत्र हमें मिल जाता है। लता भी गुजरात का ही एक क्षेत्र है। दक्षिणी गुजरात हम इसे कह सकते हैं। गुजरात का मध्यवर्ती क्षेत्र प्रायद्वीप काठियावाड़ कहलाता है। इस प्रदेश का एक और प्राकृतिक भाग कच्छ के रण का निचला इलाका है।
मानसून के दिन में कच्छ का रण दलदली क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा अगर हम इनकी और भी प्राकृतिक विभाजनों की बात करें तो गुजरात की अपनी सांस्कृतिक पहचान एकता रही है, क्योंकि यह प्रदेश विंध्य पर्वत श्रृंखला और पश्चिमी घाट के पूर्व और उत्तर के मरुस्थल की सीमाबद्ध है। हालांकि यह एक अलग थलग क्षेत्र प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में हड़प्पा कालीन समय से ही नियंत्रण प्राचीन बस्तियों का क्षेत्र रहा है। सौराष्ट्र में इसकी सिंधु नदी के साथ भौगोलिक निकटता के कारण हड़प्पा की सभ्यता का विस्तार हुआ था। यह क्षेत्र प्रायः सिंधु सुदूर पश्चिमी क्षेत्र और भारत के बीच संक्रांति का क्षेत्र रहा है। यहाँ का मैदान नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही नदियों द्वारा मध्य भारतीय पर्वत श्रृंखलाओं से लाई गई कछारी भूमि से समृद्ध है। अपनी संरक्षित स्थिति और लंबी तटरेखा के कारण गुजरात 4000 वर्षों से भी अधिक समय तक तटीय और विदेशी व्यापार का केंद्र रहा। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भारत की सीमाएं इसको घेरने वाली तटवर्तीय मैदानों और ढक्कन के पठारों से निर्धारित होती हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि छोटी छोटी चट्टानों से ये घिरा हुआ है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर झुकी हुई हैं। ढक्कन का पठार 3 मुख्य भागों में बटा हुआ है: महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक राज्य। महाराष्ट्र में अन्य क्षेत्रों के अलावा ढक्कन के पठार उत्तरी भाग में शामिल हैं। सुदूर के दक्षिणी सांस्कृतिक प्रभावों का प्रचार ढक्कन द्वारा होता है, और ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि पश्चिमी भाग में को छोड़कर वहां घने जंगल नहीं थे। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमाओं के रूप निर्धारित प्रतीत होती है, क्योंकि यह सीमा रेखा उपजकाली मिट्टी के विवरण के आधार पर बनी हुई थी। तेलंगाना तालाबों तथा अन्य प्रकार के कृत्रिम सिंचाई के संसाधनों का क्षेत्र रहा। प्रारंभिक बस्तियों का विकास पर पर्यावरण संबंधित भिन्नताओं का प्रभाव देखा जा सकता है। दक्षिण पर पश्चिमी आंध्र के प्रारंभिक नवपाषाणयुगीन लोगों के अनुकूल व्यवहार नीतियों पशुचारण अपनाया जाता था। यह हमें इनकी सांस्कृतिक देखकर पता चलता है। ताम्रपाषाणयुगीन मानव समुदाय की कृषि का उद्यम बनाया इस क्षेत्र को। कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी में ढक्कन शामिल है। कुछ छोटे मोटे क्षेत्रों में को छोड़कर ढक्कन लावा का फैलाव यहाँ तक नहीं है। इसके अलावा इस क्षेत्र में पर्यावरण द्वारा पैदा की गई बाधाओं की पर्याप्त पुष्टि इस क्षेत्र के नवपाषाणयुगीन लोगों के अपेक्षाकृत अपर्याप्त सांस्कृतिक अवशेषों से होती है। 4 दक्षिणी राज्यों में आंध्र विशालतम है। कृष्णा गोदावरी नदियों के बीच तटवर्ती क्षेत्र, जो प्राचीन समय में वेगी नाम से जाना जाता था। धान का मुख्य उत्पादन होता है। यहाँ पे कृष्णा तुंगभद्रा के बीच रायचूर द्वाब की तरह इस क्षेत्र के लिए एक प्राचीन ऐतिहासिक कालों में नियंत्रण संघर्ष होता रहा। सुदूर की अगर हम बात करें तो सुदूर दक्षिण में नीलगिरी और कराकोरम पहाड़ियों जैसे अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाता है। मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो पूर्वी पश्चिमी तट मैदानों पर विभाजित हो चुका है। दक्षिण में विस्तृत पूर्वी तटवर्ती मैदानों, इससे जुड़े भीतरी प्रदेशों, तमिलनाडु जैसे क्षेत्र आते हैं, जहाँ पे चावल की खेती होती है। कावेरी के मैदान कह सकते हैं, जहाँ डेल्टा इस क्षेत्र में अधिक केंद्रित है। असिंचित क्षेत्र में ज्वार, दलहन और तिलहन की फसलें होती हैं।
यह जानना रोचक है कि परिस्थितियां विविधताओं का उल्लेख, जिनके कारण विविध वैकल्पिक जीवन शैलियां अस्तित्व में आई, इस भूमि के प्राचीनतम साहित्य यानी संगम संहिता में प्राप्त होता है कि भौगोलिक भाषीय सांस्कृतिक रूप से इस प्रदेश में अपनी निजी पहचान बनाई। केरल में धान, अन्य फसलें, इसके अलावा काली मिर्च, मसाले का उत्पादन होता था। केरल में इन मसालों का व्यापार उत्तरी मौर्य काल से ही होता आया है। तमिलनाडु की ओर से केरल में प्रवेश पाल घाट घाटी के द्वारा पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर से संभव है। ये हमने जाना कुछ क्षेत्र आकारों के बारे में। क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण उस समय में क्या होते होंगे, आइए जान लेते हैं। नए साधनों की जीवन यापन के नए साधनों की शुरुआत के साथ इसको ढूंढा जा सकता है, यानी कि जैसे ही नदियों के क्षेत्रों कृषि पर आधारित होने लगे तो कच्छ के मैदान, मेहरगढ़ की कृषिगत गतिविधियां आरंभ हो गई। तो इन गतिविधियों के आरंभ होने से तीसरी चौथी शताब्दी तक गंगा घाटी में कोलड़ी हवा में तीसरी शताब्दी में उत्तराधार और अंतरजीखेड़ा में दूसरी 17वीं ईसा पूर्व के पूर्वाधार में कृषि की शुरुआत हुई। तो इन सब कृषि की शुरुआत होने से, कृषियों का आरंभ होने से अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन हमें देखने को मिल जाता है। विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाएं तेजी से तय करती हैं, जबकि असम, बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, मध्यवर्ती भारत में काफी क्षेत्र जो कि बाकी क्षेत्रों के अपेक्षाकृत काफी लंबे समय तक इस विकास से अछूत रहे, कृषि करने से अछूत रहे। जब कुछ अपेक्षाकृत कटे हुए क्षेत्रों में बदलाव की प्रक्रिया का ऐतिहासिक दौर शुरू हुआ, तब तो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा विकास के बीच न केवल समय का लंबा अंतराल था, बल्कि क्षेत्र के गठन के स्वरूप में भी स्पष्ट अंतर था, जिसकी वजह से सांस्कृतिक प्रभाव भी अलग अलग हो जाता है। सभी का आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कुछ क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से विकसित हुई, जबकि कुछ पिछड़ गए। ऐतिहासिक क्षेत्रों का उदय की प्रक्रिया असमान रही, यानी कि कहीं पर कृषि पहले शुरू हो गई, कहीं पर बाद में शुरू हुई। ऐतिहासिक शक्तियों का असमान विन्यास भूगोल से अत्यधिक प्रभावित होता है, यानी कि भौगोलिक परिस्थितियों से, पर्यावरणिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। जहाँ पर पर्यावरण के संसाधन उपलब्ध थे वो जल्दी विकसित हुए, जहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं थे तो वो देर से विकसित हुए। मृत्तिका काल के प्रमाण हमें मिलते हैं, जैसे कि अपने अंशेश्वर गुण के कारण मृत भांड की संस्कृति की पहचान विश्वसनीय चिन्ह होते हैं। पुरातात्विक श्रेणीबद्धता का महत्वपूर्ण साधन है। गेरू चित्रित 1000 ईसा पूर्व से पहले ही ऐसी कलाकारियां हमें देखने को मिल जाती हैं। काले और लाल उपरोक्त दोनों के बीच के काल के हैं। जो मृत भांड है वो मिट्टी के बनाए जाते थे। काले पॉलिश वाले मृत भांड हमें 500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलते हैं। मृत भांड की प्रथम श्रेणी भारतीय गंगोय विभाजन और दोआब वाले ऊपरी गंगा घाटी में मिलती है। तो यहाँ से मृत भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया और उसमें निखार लाना, उस कला को नियंत्रित विकसित करने का हमें काल इसको कह सकते हैं। साहित्य परिमाण की अगर हम बात करें तो साहित्य में हमें संस्कृत स्वरूप में भौगोलिक प्रचार का प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल में भौगोलिक केंद्र के रूप में सप्त सिंधु
सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के प्रमाण मिलते हैं। भारत गंगोई विभाजन था, वो देखने को मिल जाता है हमें साहित्य की वजह से। इनके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। भारत इतिहास में क्षेत्रों की महत्ता। सभी क्षेत्रों में गांव यानी कि क्षेत्र कैसे कैसे होते थे, तो हम इनकी व्याख्या कर सकते हैं क्षेत्रों के बीच अंतर करके। भौगोलिक क्षेत्र, भौतिक सांस्कृतिक का प्रकार कैसा था क्षेत्रों में, और ऐतिहासिक शक्तियों का विन्यास, जनसंख्या, तकनीक, सामाजिक गठन, संचार आदि के आधार पर हम क्षेत्रों को अलग अलग कर सकते हैं। चक्रवर्ती संकल्पना की अगर हम बात करें तो विश्व सम्राट की संकल्पना, जो कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों का आदर्श थी, इस विषय पर प्रकाश डालती है। यानी कि विश्व विजेता होना, संपूर्ण विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करना आवश्यक था चक्रवर्ती को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार हिमालय के समुद्र तट का क्षेत्र चक्रवर्ती सम्राट का क्षेत्र था। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों में चक्रवर्ती की संकल्पना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस प्रकार राजा की परिकल्पना सदैव विश्व प्रभुत्व से संबंध थी, लेकिन न तो कौटिल्य और न ही उसके उत्तराधिकारी इस बात की व्याख्या करते हैं कि संपूर्ण भारतीय साम्राज्य का प्रशासन किस रूप में होना चाहिए। चक्रवर्ती आदर्शों का अर्थ विद्रोहियों को बहिष्कृत करना, उसकी सीमाओं को अपने अधिकार में लेकर विस्तृत करना, इस प्रकार साम्राज्य को विस्तृत बनाना था। वशीकृत राज्य हमेशा के लिए एक ही प्रशासन प्रणाली का अंग बन जाते थे। तो ये होता था चक्रवर्ती का अर्थ। इन्हीं राजाओं के बारे में हम आगे इसी बुक की इकाइयों में डिटेल में पढ़ेंगे। इस चक्रवर्ती सम्राट होते थे तो वो अश्वमेध के यज्ञ के सहायता से अपने राज्यों का विस्तार करते थे। जहाँ तक अश्वमेध का घोड़ा जाता था, वहाँ तक वो राज्य चक्रवर्ती सम्राट का हो जाता था। और अगर वो घोड़ा किसी राजा द्वारा रोक लिया जाता था तो उस राजा को उस सम्राट से युद्ध करना पड़ता था। ऐसा हमें शिलालेखों से, ऐतिहासिक युग के शिलालेखों से पता चलता है। क्षेत्र की श्रेणीबद्धता की अगर हम बात करें तो भाषीय क्षेत्र, जातीय क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र आदि क्षेत्रों के वर्गीकरण का उल्लेख हमें मिलता है। देश शब्द की भांति क्षेत्र शब्द का भी काफी विस्तृत अर्थ बताया गया है। आज के संदर्भ में अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है। ये क्षेत्रीय सीमाएं लगभग समान प्रतीत होती हैं, परंतु आवश्यक रूप से हमेशा ऐसा नहीं होता था। भौतिक और प्राकृतिक क्षेत्र की सीमाएं मिलती प्रतीत होती थी। इन क्षेत्र सीमाओं को बनाने के लिए बुनियादी भौगोलिक प्रभाव होते थे। केंद्रीय क्षेत्र होता था एक, जहां पर राजा स्वयं रहता था। बुनियादी भौगोलिक प्रभाव जो कि भारतीय ऐतिहासिक भूगोल की बुनियादी संरचना रेखा को स्पष्ट करते हैं, जो जैसे नर्मदा छोटा नागपुर रेखा, केम्बे की खाड़ी से मथुरा तक जाने वाली रेखा, अरावली द्वारा संचरित रेखा आदि उपमहाद्वीपों की सांस्कृतिक प्रचार के प्रतिरूप को काफी प्रभावित करती हैं, जो कि एक बुनियादी क्षेत्र रेखाएं हैं। इनका प्रभाव हम देख सकते हैं। भारत एवं पश्चिमी एशिया से प्रभाव ग्रहण करने वाले सिंधु के मैदान और ये अन्य क्षेत्रों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये याद कर लेने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब के संदर्भ में, अंतर अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हो जाता है ऋग्वैदिक काल के बाद पंजाब के विकास की दर धीमी हो गई। गैर राजतंत्रीय पदों पर नियमित अस्तित्व स्वतंत्र विकास का घोतक सिद्ध हुआ। गुप्त काल में
केंद्रीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुछ केंद्रीय शक्तियों के क्षेत्र होते थे जो स्थायी केंद्र बने हुए थे। 3 तरीके से विभाजित किया गया है इतिहासकारों ने इनको। स्थायी केंद्रीय क्षेत्र, अपेक्षाकृत अलग-थलग क्षेत्र। अलग-थलग क्षेत्र, स्थायी केंद्र क्षेत्र वो होते थे जहाँ पर गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी जैसी मुख्य नदियाँ, घाटियाँ के क्षेत्र हैं। इसके अलावा अपेक्षाकृत अलग-थलग क्षेत्र समय के साथ अलग हो जाते थे, कई बार मिल जाते थे, और अलग-थलग क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जो हमेशा ही अलग-थलग रहते थे, जिनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करते थे। समय एवं स्थान के संदर्भ में अधिवासियां बस्तियों की संरचना होती चली गई। समय के साथ साथ बनावटों में, क्षेत्र में गांव, खेड़े, नगर, शहर शामिल होते गए और उनके नाम समय समय पर बदलते रहे। ये हम आने वाली इकाइयों में डिटेल में जानेंगे। प्राचीन भारत में कुछ क्षेत्रों का गठन किस तरह से हुआ था? गंगा, यमुना, दोआब, मध्य गंगा घाटी, मालवा, ढक्कन, आंध्र, कलिंग, तमिल इस क्षेत्र में आ जाते हैं जो कि स्थायी केंद्रीय क्षेत्र हैं। इसमें गंगेय घाटी का क्षेत्र जिसमें जनसंख्या का घनत्व अधिक था, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में प्रभावशीलता अधिक रही, वो गंगा के मैदान थे। समरूप भौगोलिक क्षेत्र नहीं था यह पूरा मैदान का उल्लेख मिलता है। मध्य गंगा के मैदान कई कारणों से ऊपर और निचले गंगा के मैदानों में अपेक्षाकृत अधिक सफल क्षेत्र रहे। मौर्य काल आते आते इस क्षेत्र ने पूरे उपमहाद्वीप में अपना प्रभुत्व जमा लिया था। मौर्य काल में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तमिल देशों की अगर हम बात करें तो संगम संहिता से हमें इसके बारे में पता चलता है। संगम संहिता की कविताओं के संग्रह से हमें इसके बारे में डिटेल मिलती है। इसके बारे में भी इसी बुक में एक इकाई आने वाली है, वहाँ पे हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मुख्य राजवंश रहे जिन्होंने राज्य किया। इसमें अग्रणीय वंशों जैसे कि चोल, चेर, पांड्यों का प्रभावशील क्षेत्र रहा। आगे चल के ये चालुक्यों, राष्ट्रकूटों द्वारा अधिकृत कर लिया गया। आरंभिक ईस्वी शताब्दियों में रोम के साथ व्यापार, नगरों का उदय, ब्राह्मणों के साथ उत्तरी सभ्यता की संस्कृति का आगमन इस क्षेत्र में हमें देखने को मिल जाता है। छोटे छोटे असंख्यक कबीले 3 राज्यों की परिधि में लाए गए थे। सामाजिक रूप से यह प्रक्रिया जातीय व्यवस्था के गठन में परिलक्षित होती है। शूद्र के स्तर पर पहुंच चुके थे किसान यहाँ पर। इस प्रकार आरंभिक तमिलनाडु में राज्य के उदय का आधार तैयार हो चुका था। आंध्र और महाराष्ट्र के दक्कन की बात करें तो लोहे के इस्तेमाल के कारण महापाषाण युगीन समुदाय ने, जो कि नवपाषाण युगीन, मध्य पाषाण युगीन संस्कृतियों का अनुसरण करते हुए स्थायी कृषि के लिए आधार तैयार कर देते हैं। इस क्षेत्र में परिवर्तन का पथ प्रशस्त हो जाता है। 5वीं से 3री सदी ईसा पूर्व के बीच आंध्र में समुद्र तटवर्ती भूमि पर अधिक उपज वाली धान की फसलें उगाना जारी रहा। इसके अलावा हमें कुछ परंपराएं और देखने को मिलती हैं, जैसे कि शिल्प कला, जो कि बहुत ही देर में, बहुत ही अल्प समय के बाद, बहुत ही अल्प समय में यानी कि बहुत ही कम समय में हमें विकसित होती हुई यहाँ दिखाई देती है। इसके अलावा खनिज संसाधन हमें देखने को मिल जाते हैं। स्तर विभाजन हमें देखने को मिल जाता है इस काल में। काले एवं लाल बर्तनों की प्रचुर मात्रा, जनसंख्या में वृद्धि, महापाषाण युग में परिवर्तन, विस्तृत होते हुए एक आधारित समाज में परिवर्तन आता हुआ हमें यहाँ दिखाई दे जाता है। धातुओं के सिक्कों का चलन आरंभ हो गया था। रोम के व्यापार शहरीकरण का परिमाण हमें मिलते हैं। शिलालेखों से हमें जानकारी मिलती है कि आंध्र और महाराष्ट्र में काफी जनसंख्या और नगरों का अस्तित्व के प्रमाण हमें मिल जाते हैं।
इसके अलावा हमें बौद्ध के केंद्र मठ देखने को मिल जाते हैं। मौर्य साम्राज्य के ऐतिहासिक विस्तार के रूप में एक अन्य स्थिति उत्पन्न हुई जिसने इस विकास की प्रक्रिया को तेज कर दिया। मौर्य प्रचार के साथ महापाषाणयुगीन संस्कृति ने आरंभिक ऐतिहासिक बस्तियों का पथ प्रशस्त किया, तो जिससे हमें इन जनपदों के रूप में समरूप में बस्तियां उत्तरी भारतीय जनपद को समझने में सहायता मिलती है। महाराष्ट्र के वाकाटाका के अधीन तेज हुई। ये वाला क्षेत्र वाकाटाका के आक्रमणों से वाकाटाका के अधीन हो जाती है, जिसे हम आने वाली इकाइयों में डिटेल में समझेंगे। बात कर लेते हैं कलिंग और प्राचीन उड़ीसा की। तो यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। आदिवासी समाज होता था। आंतरिक परिवर्तन से इसका इतिहास आरंभ होता है। गंगा के मैदान की सुसंस्कृति सभ्यता से प्रभावित था। नंद एवं मौर्य काल के समय में अंकित किया जा सकता है इस क्षेत्र को। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर कई उप क्षेत्रीय राज्यों का भी उदय हुआ था। यह प्रक्रिया प्रत्येक स्थान पर समरूप नहीं दिखती है। कहीं पर हमें पहले उदय होते हुए मिलेंगे, कहीं पर हमें बाद में उदय होते मिलेंगे। छत्तीसगढ़ और बस्तर उप क्षेत्रों में हमें काफी मिलते जुलते ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे। केंद्रीय एवं पश्चिमी उड़ीसा में ये गति धीमी थी, असमान थी। तो ये परिवर्तन हमें अलग अलग समय में और असमान रूप से देखने को मिलेंगे। बड़ी संख्या में यह आदिवासियों का बसना तथा भू आकृति के कारण यहाँ गंगा प्रदेश की सामाजिक आर्थिक पर्यावरण के परिवर्तन प्रक्रियाएं हमें देखने को मिल जाएंगी। पुनर्वर्ती नहीं हो सकी ये प्रक्रियाएं उड़ीसा में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जातिगत समाज देरी से उभरा। जब भी उभरा तो काफी मूल अंतरों के साथ उभरा। सामाजिक संरचना की दृष्टि से उड़ीसा क्षेत्रीय विभिन्नता का अच्छा उदाहरण है। उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करें तो सिंध और बलूचिस्तान के विषय में अभी बहुत कम चर्चा हुई है। इसका कारण यह है कि इन क्षेत्रों में सीमांती स्थिति है। यह क्षेत्र आरंभिक ऐतिहासिक दौर से अधिकतर विशाल भारतीय रेगिस्तान में हो रहे सांस्कृतिक विकास की मूलधारा से कटे हुए हैं। यानी कि इनकी सांस्कृतिक विकास इन सभी सांस्कृतिक विकासों से बिल्कुल अलग है। गांधार की राजधानी तक्षशिला शिक्षा का व्यापार का केंद्र रही। गांधार का विस्तृत आर्थिक आधार था। मथुरा मध्य भारत तथा रोम के साथ गांधार का व्यापार के प्रमाण देता है। इसके अलावा अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण गांधार विभिन्न लोगों और संस्कृतियों के मिलप का केंद्र स्थान रहा, किंतु यह शहरी जीवन के चरमोत्कर्ष पर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा। इस काल में हमें बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। कला शैली विकसित हुई थी इसी काल में। बौद्ध शैली विकसित हुई। अन्य बहुत सारी साहित्य कलाएं भी हमें इस काल में देखने को मिल जाएंगी। इस इकाई का हम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कुछ अन्य पार्ट हैं जो हम कर रहे थे। इसी के साथ ये इकाई समाप्त होती है। उम्मीद है आपको इकाई समझ आई होगी। अगर आपको इस इकाई से भी अच्छे से समझ नहीं आया है तो हमारे और चैनल पर ऑलरेडी इन सब विषयों पर इमेज के साथ वीडियो उपलब्ध है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें।